नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो कैंडिडेट रेलवे आरपीएफ रिक्रूटमेंट के इंतजार में थे, यानी जो 10th पास हैं, ग्रेजुएट कर रुके हैं और 10th पास, इन दोनों के लिए रेलवे की यहाँ पर जो आरपीएफ की रिक्रूटमेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जो रेलवे का एक इंटरनल लेटर यहाँ पर सामने आया है, जिसमें बात की गई है कि जो आपकी आरपीएफ वैकेंसी है उसमें कितने पद होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, एज लिमिट क्या होगी, किस टाइप से भर्ती प्रक्रिया कितने फेजेज में कराई जाएगी। जल्द ही इसका आपको विस्तृत विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। तो ये लेटर आज का ही है, यानी 2 जनवरी 2024 को निकल के आया है। और ये लेटर रेलवे मंत्रालय ने एक तरीके से प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी जो आरपीएफ हैं सभी जोनल रेलवे को भेजा गया है। इसमें यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। जो सब इंस्पेक्टर यानी आपके आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, इन दोनों की भर्ती प्रक्रिया का यहाँ पर ये विस्तृत लेटर है। साथ में इन्होंने यहाँ पर पूरी डिटेल को एंक्लोज किया है। नीचे आप देख सकते हो पूरी प्रक्रिया है। तो देखते हैं एक एक करके क्या भर्ती प्रक्रिया आपकी बार अपनाई जाएगी, आरपीएफ में कितनी वैकेंसीज हो सकती है। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें, लेटर की बात करें तो बिल्कुल सही लेटर है। इस टाइप से जब भी इंटरनल लेटर निकल के आते हैं, इससे पहले दिल्ली पुलिस के भी आपने देखे बिल्कुल सही निकल के आया वो लेटर भी, उसमें भी एग्जाम डेट वगैरह, रिजल्ट कब आएगा। और जो इंटरनल लेटर होते हैं ना, इसमें जो वायरल चीज़ें आती हैं ना, फेक चीज़ें, वो प्रीवियस जो भी नोटिस होता है उनको एडिट किया जाता है। ये नए प्रकार के लेटर निकल के आते हैं, इसमें एडिटेड का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनल चीज़ें होती हैं और जब बाहर कब आती है, पूरा विज्ञापन आ जाए ना, बीच में चर्चा होती है, कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए, इससे पहले ही यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने के पहले ये चरण होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा डिसाइड की जाएगी टाइम टू टाइम। लेकिन अभी जो करंट राउंड रहेगा, जो अभी रिक्रूटमेंट आएगी, आपको पता है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई में, उससे पहले ये बिल्कुल 100% रिक्रूटमेंट है। आपको जनवरी मंथ में मिलने के चांसेस लग रहे हैं। तो अभी करंट में 2000 तो आपके हैं कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल की आएगी और 250 आएगी आरपीएफ एसआई की रिक्रूटमेंट है। इसका नीचे पूरा पैटर्न बताया गया है, किस टाइप से एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा। तो एंड तक आपको बने रहना है। 15% है वो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रहने वाली हैं। और नीचे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस की ओर नज़र दौड़ाते तो 3 फेजेज में आपकी ये भर्ती प्रक्रिया आरपीएफ की रहने वाली है। पहला फेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा। और ये टेस्ट लेगा कौन, क्या आरआरसी लेगी या आरआरबी? बिल्कुल ये आरआरबी के द्वारा आयोजित होने वाला है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। जो टेस्ट पहले आपने देखे हैं ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए है, वही आरआरबी बोर्ड है, वो टेस्ट लेगी आपके आरपीएफ का। फेज 2 है, इसमें आपको पता है जिनका एग्जाम हो जाएगा उनमें कितने गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, तो आगे बताया गया है, वो भी बता देंगे। उसका जो पीईटी होगा लगभग 10 गुना के आसपास कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। उनका जो फिजिकल होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, हाइट वगैरह होगा और रनिंग वगैरह होगी, तो वो कौन कंडक्ट करवाएगी? तो वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कराएगी, न कि आरआरबी कराएगी। तो उसके लिए आरपीएफ अलग से कमेटी गठित करेगी, दोनों के लिए, एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, वो भी इसमें बात की गई है। थर्ड फेज रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ध्यान रखना एग्जाम एक फेज में ही होने वाला है, यानी एग्जाम्स के लिए टीयर 1 टीयर 2 ऐसा नहीं है, केवल एक ही एग्जाम होगा। यहाँ पर सीबीटी एग्जाम 1 ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये भी आरपीएफ कराएगी। एग्जाम आरआरबी लेगी, बाकी जो प्रक्रिया रहेगी पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वगैरह, वो सारा आरपीएफ के द्वारा मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका है नोडल ऑफिसर है, ये आपके लिए आवश्यक नहीं है, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया को कौन कराएगा, इसके लिए नोडल ऑफिसर है, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में से ही कोई नोडल ऑफिसर रहने वाला है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआरसी, सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी, इसका गठन क्यों किया जाएगा? तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द रिटन एग्जाम जो आरआरबी ले लेगी, उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया आरपीएफ कराएगी, तो आरपीएफ क्या कर रही है यहाँ पर यहाँ पर सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी का गठन कर रही है। और ये जो कमेटी है ये पूरी आपकी पीईटी वगैरह है, डीवी वगैरह, वो कंडक्ट करवाएगी। यानी एग्जाम के बाद जो फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो ये सीआरसी कराएगी, सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी आयोजित कराने वाली है। तो किस प्रकार से यहाँ पर सीआरसी भी अलग अलग टाइप की है। एक तो आपके ये जो सीआरसी है ये गठन हो रही है आरपीएफ एसआई के लिए, ठीक है। आरपीएफ एसआई में ये सीआरसी है, सब इंस्पेक्टर के लिए सीआरसी अलग है। और कांस्टेबल के लिए जो यहाँ पर गठन किया जाएगा वो किया जाएगा रीजनल सब कमेटी आरएससी का गठन किया जाएगा कांस्टेबल के लिए। और बाकी एसआई के लिए कमेटी फॉर सब इंस्पेक्टर सीआरसी एसआई का गठन किया जाएगा। तो ये 2 कमेटी होगी जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी आगे रीजन वाइज 4 रीजन है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें जो जोनल रेलवे अलग अलग आते हैं उनका नोडल पीसीएससी कौन होगा वो भी इन्होंने बता दिए गए हैं। तो ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैं
वो एज लिमिट है और वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसको डिटेल में जान उससे पहले यदि आप आरपीएफ रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए आपको तैयारी, क्योंकि जल्द ही आपका विस्तृत नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। प्रीवियस पेपर पर आधारित आपका टेस्ट होगा, तो प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सारे आपको टेक्स्ट बुक पर मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पास प्रो पर मिल जाएंगे। जो न्यू ईयर का ऑफर नहीं ले पाए हैं अभी भी वो अवसर है, आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना, आपको 6 मंथ में यदि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो ये 6 मंथ का आप पास ले लेना टीटीजी के कूपन कोड से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितना हो सके उन 6 मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही है उसमें सुधार करते हुए यदि आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप यहाँ पर 18 मंथ का भी पास प्रो ले सकते हैं। यानी 1.5 ईयर में आने वाले समय में जितनी भी रेलवे, एसएससी, डिफेंस, पुलिस वगैरह का एग्जाम आएंगे उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो। 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक बार जब पास ले लिया तो 1.5 साल में जितने भी एग्जाम आएंगे उन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएगा। और अभी जो टेक्स्ट बुक का नया फीचर है ना, पास प्रो, इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी ऑनलाइन एग्जाम वगैरह हुआ है ना उस एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे। उसका पूरा सोल्यूशन रहेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट सही डिटेल में एनालिसिस रहेगा। स्मार्ट वे के तौर पर आप अभी और कैंडिडेट से बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हो मॉक टेस्ट देकर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीसी के कूपन कोड यूज करते हो अभी 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह कैसे लेना है, वीडियो प्रक्रिया आपको डिटेल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देख लेना। अब एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए जो आरपीएफ में आएगी रिक्रूटमेंट, उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब होना चाहिए बीए, बीएससी जो भी आपका कर रखा है, स्नातक। अब यहाँ पर जो एसआई है उनकी एज मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। एसआई के लिए 20 से 25 है। अब जो एससी, ओबीसी, एसटी वगैरह है उनको एज में छूट मिलेगी, नीचे बता दूंगा कितनी मिलेगी। और कांस्टेबल की जो आएगी 2000 रिक्रूटमेंट कांस्टेबल की है, 250 रिक्रूटमेंट एसआई की आएगी। तो 2000 जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है उसमें मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम उनमें 25 साल है। तो एसआई और कांस्टेबल में फ़र्क है मिनिमम एज का, वो है एसआई में 20, कांस्टेबल में 18। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि आज आपकी एज ये 18 और 25 है, ये कब से काउंट होगी, तो एज काउंट हो गई यदि आपके रिक्रूटमेंट हैं जनवरी और जून के मध्य आ जाए, तो जनवरी और जून के मध्य बिल्कुल आ जाएगी। इसका मतलब आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी, ये ध्यान दे देना। और यदि रिक्रूटमेंट ये इश्यू हो जाए जुलाई और दिसंबर के मध्य तो 1 जनवरी से आपकी एज काउंट होगी नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर जिस ईयर को रिक्रूटमेंट आएगी उसकी 1 जुलाई को आपकी एज काउंट हो जाएगी, यानी 1 जुलाई 2024 को हो जाएगी। और एज रिलैक्सन है, एससी एसटी को 5 वर्ष हैं, ओबीसी को 3 वर्ष हैं। और बाकी यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं उनको अलग से एज लिमिट में काउंट मिलता, रिलैक्सन मिलती है। एक्स सर्विसमैन आप देख सकते हो। अब आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एसआई सब इंस्पेक्टर जो एग्जीक्यूटिव हैं आरपीएफ एसआई, इसमें आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। कांस्टेबल में भी 120 क्वेश्चंस होंगे। 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। 120 क्वेश्चंस 1.5 घंटा 90 मिनट का समय है। और सेम दोनों में पैटर्न है आपके, जैसे कि जीके के यहाँ पर 50 सवाल होंगे एसआई के, स्नातक लेवल के होंगे, इसमें 10th लेवल के होंगे। बाकी लगभग इतने, जीके में तो क्या स्नातक क्या 10th वही लेवल रहता है लगभग। अब यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। टोटल 120 सवाल हैं, उनमें से 50 जीके के हैं, यानी मेजर वेटेज आपका जीके का है। बाकी जो 70 क्वेश्चन है उसमें मैथ्स और रीजनिंग है, यानी मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन है। सेम यहाँ पर कांस्टेबल और एसआई का सेम पैटर्न है, 50 जीके, 35 मैथ रीजनिंग। अब इन मैथ रीजनिंग का क्या सिलेबस है वो भी आप देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस में आपके क्या पूछा जाएगा, यानी जीके में क्या सिलेबस है, तो जीके में यहाँ पर आपकी हिस्ट्री है, आर्ट कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, स्पोर्ट है, साइंस है, यानी पूरी जीके है, करंट अफेयर सहित यहाँ पर करंट इवेंट भी है। तो ये पूरा एक तरीके से जीके रहता है जो रेलवे का। अर्थमेटिक में आपको क्या मिलेगा, तो अर्थमेटिक में आपको ये संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम है, पूर्ण संख्या, डेसिमल और फ्रैक्शन जो भिन्न वगैरह है, नंबर्स के मध्य आपका संबंध है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, परसेंटेज है, आपका अनुपात समानुपात है, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है, डिस्काउंट है, टेबल्स और ग्राफ का यूज है, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति है, समय और दूरी है, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात हो गया। तो ये आपके एक तरीके से अर्थमेटिक ही रहने वाली है, एडवांस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और रीजनिंग में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जनरल जो रीजनिंग रहती है वही नॉर्मल से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो रिक्वायर्ड ऑल क्वेश्चंस टू आंसर ऑल क्वेश्चन एंड शैल बी अवार्डेड 1 मार्क्स, जो क्वेश्चन आंसर देगा उनको। और नेगेटिव मार्किंग है 1 तिहाई, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है यहाँ पर, कितनी है 1 तिहाई है। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
अब आप कहेंगे एग्जाम के बाद क्या होगा, तो एग्जाम के बाद यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड एसआई कैंडिडेट टू बी एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन पीटी एंड पीएमटी, यानी 10 गुना अभ्यर्थी जो भी एग्जाम वैकेंसीज है उसके 10 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे पीटी और पीएमटी। अब आप कहेंगे पीटी और पीएमटी में क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिकल मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। फिजिकल मेजरमेंट आपकी हाइट और जो आपका चेस्ट वगैरह है ये एससी एसटी ओबीसी इनके लिए भी अलग है, यहाँ पर आरक्षण है। जैसे कि फिजिकल मेजरमेंट आप देखेंगे यूआर और ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बात हो रही है फिजिकल मेजरमेंट की एसआई और कांस्टेबल। और यूआर और ओबीसी में मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर, फुलाव 5 सेंटीमीटर यानी 85 होना चाहिए। इसी प्रकार एससी एसटी के लिए हाइट मिनिमम 160 मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 है, एससी एसटी के लिए कम हाइट चलेगी। और एससी एसटी जो कैंडिडेट मेल है उनके लिए चेस्ट है 76.2 और फुलाव 81.2 है। तो ये कुछ रिजर्वेशन है एससी एसटी को यहाँ पर हाइट और चेस्ट में भी। यूआर ओबीसी आपने हाइट यहाँ पर देख ली, चेस्ट देख ली। अब बात करते हैं आपका जो फेज़ 2 होगा उसमें कितनी रनिंग वगैरह है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट तो आपको बता दिया है। अब इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। अब आरपीएफ ये आपकी कराने वाली है पीटी। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर में अलग इफिशियंसी है, कांस्टेबल में अलग इफिशियंसी है। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेबल की बात करें जिसमें 2000 वैकेंसी है, इसमें 1600 मीटर की रेस है ना, वो आपको 5 मिनट 45 सेकेंड है। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मांग रहा है, ज़्यादातर में 6 मिनट है, लेकिन यहाँ पर 1600 मीटर है, 5 मिनट 45 सेकेंड आपको पार करनी पड़ेगी। एग्जाम के बाद ये पीटी होगा, ध्यान रखना 10 गुना अभ्यर्थी वैकेंसी के पास की जाएंगी। और ये तो है आपके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में 1600 मीटर की। और कांस्टेबल फीमेल में कितनी रेस है, तो फीमेल में है दोस्तों 800 मीटर की रेस है, 3 मिनट 40 सेकेंड में कंप्लीट करनी है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में लॉन्ग जंप कितना है। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसमें 2000 वैकेंसी है, 14 फुट लॉन्ग जंप है और 4 फीट हाई जंप है, ऊंची कूद है, 4 फीट लंबी कूद है, 14 फीट मेल के लिए। फीमेल के लिए लंबी कूद है 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट। अब बात कर लेते हैं एसआई की। एसआई में मेल कैंडिडेट की बात करें तो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड है। तो एसआई में ज़्यादा समय मिल रहा है कांस्टेबल के सापेक्ष। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर में आप देखेंगे फीमेल की 800 मीटर की रनिंग है, वो 4 मिनट में करनी है। और एसआई में मेल कैंडिडेट को 12 फीट लॉन्ग जंप करना है। यहाँ पर क्या था कांस्टेबल में 14 फीट, 2 फीट इसमें कम है। महिला को 9 फीट करना है, तो महिला को बराबर है इनमें। अब बात करेंगे हाई जंप है 3 फीट 9 इंच करना है एसआई में मेल को, और फीमेल को करना है 3 फीट। तो फीमेल का यहाँ पर भी बराबर है लॉन्ग जंप और हाई जंप एसआई और कांस्टेबल दोनों में। तो ये तो आपका हो जाएगा पीईटी। अब जो आपका रनिंग होगी ना 1600 मीटर 800 मीटर, इसमें केवल आपको एक चांस दिया जाएगा। और जो हाई जंप और लॉन्ग जंप होंगे ना, इसमें कैंडिडेट के 2-2 चांस यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो आपकी रनिंग है ना, इसमें RFID यानी चिप वाली टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। सबसे पहले आपकी क्या होगी, रनिंग होगी, उसके बाद हाइट चेस्ट मेजरमेंट होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा। और यहाँ पर रनिंग में आपके RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। और जो क्वालिफाइंग करेंगे 1600 मीटर और 800 मीटर की रेस में रेस क्वालिफाई करेंगे, वही नेक्स्ट स्टेज में जा पाएंगे। अब आप कहेंगे क्या रनिंग वगैरह में इसमें हाइट चेस्ट में कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते। पीईटी और पीएमटी में आपको क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है, कोई भी मार्क्स आपको एक्स्ट्रा इसमें नहीं दिया जाएगा। अब पीईटी और पीएमटी हो जाता है, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको ओरिजिनल चाहिएगा, ये सभी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, यानी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको ग्रेजुएशन है, 10th के लिए 10th है, कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा उठा रहे हैं SC ST OBC तो कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस मैन का 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ। ये तो बाद की प्रक्रिया है, आपको सभी डॉक्यूमेंट चाहिए हैं जब डीवी के वक्त। और यदि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो, EWS सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो, आपने भरा है OBC आपके पास नहीं है, तो आप अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे। और यदि आपके 10th का डॉक्यूमेंट नहीं तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट केस में आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अनरिजर्व में वो काउंट कर देंगे। अब जो SI में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी आपको अनरिजर्व OBC में 42 मार्क्स तो 120 में से लाने ही लाने, तो ये तो लाएंगे ही लाएंगे। एक बात कर रहे हैं, ये तो आ ही जाएंगे कैंडिडेट के। SC ST में 36 मार्क्स है, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी। ये तो क्या 70-80 तक कैंडिडेट के मार्क्स आ जाएंगे कट ऑफ की दृष्टि से आराम से। तो ये मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, ये बात हो रही है। और कांस्टेबल में भी सेम प्रक्रिया, 120 में से UR OBC को 42 मार्क्स लाने हैं, SC ST को 36 मार्क्स लाने हैं। अब बात करें जो कैंडिडेट SC ST OBC कैटेगरी से हैं और वो
प्योरली मेरिट के आधार पर सिलेक्ट होते हैं विदाउट अवेलिंग एनी रिलैक्सेशन अवेलेबल टू देम। यदि वो SC ST OBC का कोई एज लिमिट वगैरह का फ़ायदा नहीं लेते हैं उस केस में वो अनरिजर्व में काउंट हो जाएंगे। प्योरली यदि मेरिट बेस्ड पे आते हैं और यदि वो फ़ायदा लेते हैं SC ST OBC कैटेगरी का उस केस में वो केवल OBC की उनके लिए जो जितनी वैकेंसी है वही अवेलेबल हो पाएगी, ये भी इन्होंने बात की है। वैसे यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होता है, जो फ़ायदा भी ले रहे हैं वो भी अनरिजर्व में हो जाते हैं काउंट। और समान स्कोर वाले में किन को, जिनकी एज ज़्यादा है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, समान स्कोर होता है उस केस में। और आपको कहाँ पर नौकरी मिलेगी, जो जोन होगा वो कौन सा होगा, तो आपकी मेरिट पोजीशन में आपको पहले से ऑप्शन सबमिट कराए जाएंगे कौन से जोन में आप चाहते हो, उसमें आपका जिस जोन में मेरिट के अनुसार आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। और DV के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, वो भी यहाँ पर जोन वाइज अरेंज किए जाएंगे। और फिर इन्होंने नीचे फॉर्मेट दिया है कास्ट सर्टिफिकेट SC ST वगैरह का, OBC वगैरह का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर आप कहेंगे 23 पेज का ये पूरा लेटर है, तो फेक नहीं है, रियल लेटर है, जो कि 2 जनवरी 2024 को सामने आया। इस प्रकार से आप देख सकते हो सिग्नेचर वगैरह है, सरिका मोहन है जो DIG है रेलवे बोर्ड की, इनका ही यहाँ पर 2 जनवरी का हस्ताक्षर किया हुआ ये लेटर निकल के आया सामने। तो अभी तक ये इंटरनल लेटर है, ये विज्ञप्ति नहीं है। विज्ञप्ति आपको जल्द ही जनवरी मंथ में देखने को मिल सकती है। और इन्होंने बात की है 2000 कांस्टेबल और 250 SI की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आ सकती है। तो आप अपने अनुसार तैयारी यहाँ पर जारी रखनी है, लगातार मॉक टेस्ट देते हुए प्रीवियस ईयर के आधार पर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सेम पैटर्न था 50-35-35 से 90 मिनट का समय है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के पेपर आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है ना, वो जिन्होंने नहीं लिया है कैसे लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर वहाँ पर लगा देना, TTG के कूपन कोड यूज़ करके फिलहाल आप पास प्रो ले लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।